चलो शब्दावली निकालो। हम्म। क्या पढ़ोगे? विलोम शब्द। विलोम शब्द हुए कब तक, कहाँ तक हुए विलोम शब्द? हाँ, 4। चलो उसके आगे कर दें। सेट नंबर 4। 5 करेंगे ना? 8 हो गए। तो 4 कौन बोल रहा है? आया नहीं था क्या स्टूडेंट? तो नए बच्चे के लिए तो 4 वैसे भी नहीं होगा। नए बच्चे के लिए 4 कैसे हो जाएगा? चलो अभ्यास सेट 9, पेज नंबर 38, 38। शब्द है आचार। बात करना बंद करो। शब्द है आचार। आचार का विलोम हो जाएगा अनाचार। आचार शब्द का अर्थ हो जाएगा आचरण, एक अच्छा आचरण, और अनाचार का मतलब बुरा आचरण। अच्छा मुझे ये बताइए कि कल शायद कोई परीक्षा हुई थी, किसने दी? टेस्ट पेपर लेके आए? हाँ, रूम पे रह गया तो कल लेके आइएगा, ठीक है? मेरे पास आया था लेकिन जो छात्र ने भेजा है वो थोड़ा धुंधला है, सही स्पष्ट नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे आए एकदम। जिसने अपनी क्लास ली होगी आराम से सारे, मतलब 80 क्वेश्चन थे, आराम से 80 क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकते हैं एकदम। मतलब ऐसे थे कि जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ डेली, और क्लास में जिसने ध्यान दिया होगा तो अरे ये तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दी है बस। तो क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। मुझे याद आ गया ना, आचार शब्द का विलोम अनाचार दिया हुआ था, इसी से याद आया है ना। हाँ, बस आपकी प्रकृति थोड़ी सी चेंज हो गई है। जैसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार। अब वो क्या पूछता है कि 4 सेट आपको दे देगा। वो पूछ रहा है कि इनमें से विलोम के दृष्टिकोण से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो इस तरह से आपको 4 सेट दे दिया, बस कुछ नहीं है, आपको थोड़ी संख्या ज्यादा बढ़ा दी है। चलो नेक्स्ट शब्द है आपका अनुनासिक। अनुनासिक शब्द कहते हैं जो नाक और मुंह दोनों से हो, ठीक है? जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उस वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसका विलोम है निर्नुनासिक, जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से ना हो या जिसका उच्चारण केवल नाक से हो, उसे निर्नुनासिक कहेंगे। नेक्स्ट शब्द है आकाश। आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। नेक्स्ट शब्द है मग्न। मग्न माने, देखो मग्न के 2 अर्थ आएंगे। एक मग्न का मतलब होता है खुश होना, और एक मग्न का मतलब डूब जाना। तो अब इसका विलोम है दुखी और ऊपर। तो दोनों ही तरह से पूछा गया। अगर विलोम दुखी आ रहा है तो उसका अर्थ लेंगे खुश होने से, और अगर ऊपर होना आ गया इसका विलोम तो डूबने से लेंगे, यानी नीचे चले जाना। मग्न कहते हैं ना, जलमग्न होना, जल में डूब जाना। अगला शब्द है तृष्णा। तृष्णा कहते हैं एक प्रकार की इच्छा, या एक ऐसी इच्छा या एक ऐसी चाहत जो हमें दूर से दिखाई तो देती है, हम उसे उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो पास आने पे उतनी ही दूर नजर आती है। तो एक तरह की ये मतलब आकांक्षा या इच्छा हम कह सकते हैं, या प्यास जिसे कह सकते हैं। इसका विलोम हो जाएगा वितृष्णा, जिसके अंदर कोई ऐसी इच्छा ना हो। आपने सुना होगा मृग तृष्णा, नाम सुना होगा, सुना है मृग तृष्णा, कि ये तो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा का मतलब क्या होता है? जैसे रेगिस्तान में हिरन को एक छलावा होता है, उसे प्यास लगी होती है, और जब वो रेगिस्तान में देखता है तो रेगिस्तान में क्या होता है कि दूर में रेत पे उसे ऐसा दिखता है जैसे पानी का तालाब है, और वो उसकी तरफ भागता रहता है। और जितना वो आगे भागता जाता है वो दृश्य उसको और उतना पीछे दिखता रहता है। मतलब वो ये समझ नहीं पाता कि ये एक धोखा है।
तो उसी को कहा गया है कि मृग तृष्णा। जैसे आपके जीवन में कभी कोई ऐसी चीज हो जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो और वो मिलना नहीं है और वो सच नहीं है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि ये मृग तृष्णा है। और तृष्णा का मतलब वही है चाहत। नेक्स्ट शब्द है वादी। वादी का मतलब होता है वक्ता या बोलने वाला। इसका विलोम हो जाएगा प्रतिवादी, जो उसके बाद बोलने वाला हो या सुनने वाला। या दूसरे जैसे हम ये वादी और प्रतिवादी शब्द जो प्रयोग होते हैं न्यायालय में होते हैं, एक पक्ष और विपक्ष, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा कृपा। कृपा कहेंगे दया दृष्टि को, इसका विलोम हो जाएगा कोप। और ये भी आया था, ये भी आया था ना, तो कृपा का विलोम हो जाएगा कोप। कोप कहेंगे नाराज हो जाना, जैसे कहते हैं देवी देवताओं के कोप से डर लगता है, मतलब क्रोध, ठीक है। और कृपा मतलब दया दृष्टि। नेक्स्ट शब्द है अधम। अधम कहते हैं दुष्ट को, इसका विलोम हो जाएगा उत्तम, मतलब जो अच्छा हो। अरे ये ऑनलाइन में छात्र क्यों आप इतना ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और कमेंट करते करते कि मैम रिप्लाई भी नहीं दे रही। आपको ये एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस समय मैं पढ़ा रही हूँ। हाँ, आप बेवजह की चीज़ों को पूछ पूछ के और ये सारी चीज़ें, अगर आपको आवाज़ कट के आ रही है तो आपको नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिए वहाँ पर कि क्या दिक्कत है। अब ऐसा तो नहीं है एक आप अकेले तो है नहीं, इस समय कम से कम 350 से ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन। अब आप ही को कट कट के आ रही है, इसका मतलब आपको, अगर 350 बच्चों को एक साथ आवाज़ कट के आएगी तो सबके मैसेज से भर जाएगा। तो अगर आपको कोई भी समस्या होती है, टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे कमेंट करने की बजाय नंबर मिला के वहां पर बात करिए स्टाफ से, ठीक है। अब दोबारा कमेंट आनी नहीं चाहिए यहाँ पर। एक बार चेक कर लीजिए आवाज किस तरह से चल रही है। आगे देखो, नेक्स्ट शब्द है हमारा आकर्षण। आकर्षण कहते हैं कोई चीज जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षण। इसका विलोम हो जाएगा विकर्षण। कोई चीज जो हमें अपनी तरफ से, हम जब उसके कहते हैं ये अच्छी नहीं लग रही, हम दूर जाते हैं। तो आकर्षण का मतलब हो गया किसी चीज की तरफ खींचना, और विकर्षण का मतलब हो गया उससे दूर भागना। नेक्स्ट शब्द है तुच्छ। तुच्छ कहते हैं बहुत छोटा, निम्न। इसका विलोम हो जाएगा महान, बड़ा। नेक्स्ट शब्द है नस्वर। नस्वर कहते हैं नासवान, जो कभी ना कभी नष्ट होगा। इसका विलोम हो जाएगा अनस्वर या शाश्वत। अनश्वर कहेंगे जो कभी नष्ट नहीं होगा, और शाश्वत का मतलब भी होता है जो हमेशा रहने वाला हो। नेक्स्ट शब्द है बहिरंग। बहिरंग कहते हैं बाहर का। इसका विलोम हो जाएगा अंतरंग, मतलब अंदर का। अब इसे समझिए, बहिरंग कहेंगे हम बाहर की दुनिया, और अंतरंग कहेंगे अपने अंदर की दुनिया, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा सजल। सजल, इसका विलोम है निर्जल। अब जल के साथ हमने स और निर उपसर्ग लगा के इसका विलोम बनाया है। सजल का मतलब हो जाएगा जल से युक्त, जिसमें जल हो, और निर्जल का मतलब हो जाएगा बिना जल के। तो आप लोग रखते हो निर्जल व्रत, सुना है कि निर्जल व्रत? हाँ, 81 होता है, जो भी है, मतलब ये शब्द आपने अपनी बोलचाल में सुना है, निर्जल और सजल। नेक्स्ट शब्द है अग्रज। अग्रज का विलोम है अनुज। देखो शब्द का अर्थ कैसे जानना है। अग्र प्लस ज, अनु प्लस ज, इसी से बने ये शब्द दो। अग्र मतलब आगे, ज माने जन्मा। तो अग्रज वो होता है जो सबसे पहले जन्मा हो या जो बड़ा हो, उसे अग्रज कहेंगे। और इसका विलोम है अनुज। अनु माने होता है पीछे, ठीक है, पीछे पीछे। और ज माने जन्मा, जो पीछे जन्मा हो, यानी छोटा, ठीक है। तो छोटा भाई होता है अनुज और बड़ा होता है अग्रज। और शब्द आपको, अब यहाँ पे हमने अर्थ भी जाना, शब्द भी जाना, शब्द का विलोम भी जाना, और फिर ये भी जाना कि इनमें उपसर्ग कौन सा लगा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अग्रज या अनुज में उपसर्ग लगा है कि नहीं लगा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा आकृष्ट। आकृष्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा आकर्षण और विकर्षण बिल्कुल सेम उसी का ही है।
विलोम हो जाएगा निकृष्ट, मतलब प्रतिकर्षण, दूर होना। नेक्स्ट शब्द है कल्पनातीत। तो कल्पनातीत मतलब कल्पना से परे, यानी जो कल्पना भी न की जा सके उसे हम कहेंगे कल्पनातीत। और इसका विलोम हो जाएगा काल्पनिक या कल्पनीय। जिसकी कल्पना की जा सके कल्पनीय, और जिसकी कल्पना की गई हो काल्पनिक। ठीक है, दोनों में आ जाएगा इस तरह से। ये एसी का 17 पॉइंट किसने किया है? मैं तभी कह रही हूँ कि ये चल क्यों नहीं रहा है ऐसे। चलो, नेक्स्ट शब्द है हमारा रोगी। रोगी जिसमें कोई बीमारी हो, इसका विलोम हो जाएगा निरोगी, जिसमें कोई बीमारी ना हो। नेक्स्ट शब्द है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती कहेंगे जो, जैसे इसका विलोम हो जाएगा परावर्ती और पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले हुआ हो, और परावर्ती मतलब जो आने वाले समय में या बाद में होने वाला हो। नेक्स्ट शब्द हो जाएगा सुबोध। सुबोध कहेंगे, देखो शब्द बनाए सु प्लस बोध से, मतलब बोध माने समझ में आना, सु माने सरल या सही, तो जो सरलता से समझ में आए उसे सुबोध। इसका विलोम हो जाएगा दुर्बोध, जो कठिनता से समझ में आए। नेक्स्ट शब्द है श्रोता। श्रोता कहते हैं सुनने वाला, इसका विलोम हो जाएगा वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला। नेक्स्ट शब्द है ज्योति। ज्योति कहते हैं प्रकाश को हम कहें या उजाला को कहें, इसका विलोम हो जाएगा तम या तिमिर। एक बार तम आया है, एक बार तिमिर आया है परीक्षा में, दोनों का मतलब होता है अंधकार। ज्योति का मतलब प्रकाश हो जाएगा। ज्योति छोटी की मात्रा होता है, ज्योति नहीं होता। एक बार चेक कर लेना, देख लेंगे कहाँ पर है, क्या कह रहे हो, है ना। क्योंकि ज्योति होता है छोटी की मात्रा ही होती है। ऐसा हो सकता है कि आपने जहाँ पे पढ़ा हो शुद्ध और अशुद्ध शब्द पढ़े हो, तो उसके दिमाग में अशुद्ध में बड़ी की मात्रा देके और शुद्ध में छोटी दे रखी हो, इसीलिए मैं आपको अशुद्ध नहीं देती हूँ। यही कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम दोनों रूप पढ़ते हैं। उसी में है तो चेक कर लेंगे ना, अगर है तो उसको काट के सही कर लेना। हाँ, ज्योति लिखा जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो टाइपिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, सही कर लेना उसे। आगे देखो, अगला शब्द है हमारा विरोध। विरोध किसी चीज की बात को नकारना, इसका विलोम हो जाएगा सहयोग, किसी का साथ देना। नेक्स्ट शब्द है निंदनीय। निंदनीय कहते हैं जिसकी निंदा की जाए, इसका विलोम हो जाएगा वंदनीय, जिसकी वंदना की जाए। नेक्स्ट शब्द है उत्पत्तिका। उत्पत्तिका कहेंगे जिसका कोई स्वामी ना हो, और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आ जाएगा, लिख लेना इसको। उत्पत्तिका मतलब जिसका कोई स्वामी ना हो, इसका विलोम हो जाएगा अधिपत्यका। अधिपत्यका मतलब जिसका कोई स्वामी हो, जिसका कोई अधिकारी हो। नेक्स्ट शब्द है दिवस। दिवस कहेंगे दिन को, इसका विलोम हो गया विभावरी। विभावरी किसका पर्यायवाची है? रात का। अगला शब्द है आकलन। आकलन कहते हैं पूर्वानुमान, और इसका विलोम है विकलन। विकलन का मतलब होगा निश्चित अनुमान। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझ लो। जैसे हमने कहा कि आकलन, इसका आकलन लगाइए, तो वो रिजल्ट पहले आया नहीं है, हमने बस उसका अनुमान लगाया है। ठीक है, जैसे कि अब कल परीक्षा हुई है तो इसकी कट ऑफ कितने पे जाएगी, इस चीज का हम क्या करेंगे, आकलन करेंगे। लेकिन जब कट ऑफ लग जाएगी तो वो क्या हो गया, वो विकलन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है चिरायु। चिरायु कहेंगे जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला हो, यानी लंबी आयु हो जिसकी, उसे चिरायु कहेंगे। इसका विलोम हो जाएगा अल्पायु, जिसकी बहुत छोटी आयु हो, कम आयु। ठीक है, अब मेरे साथ बोलो, मैं शब्द बोलूंगी, आपको उसका विलोम बोलना है।
शब्द है आचार, अनुनासिक, आकाश, मग्न, तृष्णा, वादी, कृपा, अधम, आकर्षण, तुक्ष, नस्वर, बहिरंग, सजल, अग्रज, आकृष्ट, कल्पनातीत, रोगी, पूर्ववर्ती, सुबोध, श्रोता, ज्योति, तम तिमिर। विरोध, निंदनीय, उत्पत्तिका, दिवस, आकलन, चिरायु। बताइए मुझे उत्थान का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का विस्तीर्ण। संकीर्ण मतलब छोटा, सिकुड़ा हुआ। विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ। क्षणिक का विलोम शाश्वत। जंगम का विलोम स्थावर। संगठन, विघटन, घात, अनाथ, आगमन, आगमन। अरे नकल कर लो पीछे, अभ्यास सेट 8 है। आगमन गमन से बना है, पहले तो उसी में लगाया आपने उपसर्ग, तो उपसर्ग हटा दो। आगमन मतलब आना, गमन मतलब जाना। और इसमें क्या दिक्कत है? अचेतन, अरे इसमें से भी आ हटा देना है, चेतन। ठीक है। जड़, चेतन। पतन, अभी तो पूछा है, इतनी जल्दी भूल गए। अनावर्तक, अन प्लस आवर्तक। आवर्तक का विलोम है अनावर्तक। ठीक है, ध्यान दो, शब्दों को खोल के इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग सीख सके, है ना, हवाओं में मत लो। ब्रह्म का विलोम, ब्रह्म का विलोम नकल कर लो, सेट नंबर 7। जीव, सदाचार, सदाचार, कदाचार या दुराचार। स्वागत, तिरस्कार, विजय, पराजय। सुकाल, सुकाल या अकाल या दुराकाल। उन्नति, पुरुष, खास, जिसे विशेष कहते हैं, खास। हाँ, खास का विलोम आम, साधारण। चांचल्य, स्थिर या स्थिरता। रूक्ष, रूक्ष मतलब रूखा। अरे मृदुल, अभ्यास सेट 7 ही है, इसका मतलब याद नहीं कर रहे हो। याद करो, ऐसे मत छोड़ो। अगर आप परीक्षा देखेंगे तो जैसे परीक्षा हुई है, स्पष्ट रूप से आपको वही शब्द मिल रहे हैं। अब इतना आपको स्पष्ट दिया गया है, उसको भी याद नहीं करेंगे तो फिर बाद में ये पछताते रहेंगे, अरे मैम ने तो दिया था, हमने नहीं पढ़ा। फिर बाद में कहते हैं ना, फिर पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर मान लो परीक्षा में इस तरह से हो गया तो फिर पछताना नहीं चाहिए। अरे पछताना चाहिए भाई, नहीं तो चिड़िया फिर अगले साल उग जाएगी। अगर आप नहीं पछताए तो फिर दोबारा से फिर आएगी चिड़िया अगले साल भी, क्योंकि अनाज तो हर साल आना है ना आपका, यानी परीक्षा तो हर साल आनी है। चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे लिंग, और लिंग में हम लोगों ने 7 तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने जाना था कि सभी नदियों, एक बार अभ्यास कर लेते हैं फिर से दिमाग में हमारे सेट हो जाएगा जल्दी से। हम लोगों ने जाना था कि सबसे पहला पॉइंट कि पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, दिनों के नाम, जल स्थलों के नाम, विभाग के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, पेड़ों के नाम, ये सभी क्या होते हैं?
पुल्लिंग होते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमने जाना कि प्राय, एकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हमने जाना कि त्र, न, ड़, ख, ज, आर, आय, ये इन अक्षरों से यदि शब्द का अंत होता है तो वे शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। इनमें अपवाद भी हमने जाना और अपवाद में हमने जो शब्द लिए थे उनको इम्पोर्टेंट रखा था कि ये हमारी परीक्षा में आते रहते हैं। नंबर 4 में हमने जाना कि प्राय रत्नों, धातुओं एवं द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे मान लो आपकी परीक्षा में प्रश्न आ गया कि मेरे साथ नीलम भी बाजार गई, तो इस वाक्य के अंदर जो नीलम है वो क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। क्यों है स्त्रीलिंग, क्योंकि वो किसी लड़की का नाम है, ठीक है। जब किसी लड़की का नाम रहेगा तो नीलम क्या रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा। लेकिन अगर ऐसे हो कि मेरी अंगूठी में नीलम लगा है तो यहाँ पर नीलम क्या होगा, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, पुल्लिंग। तो क्योंकि वो एक रत्न है, ठीक है, ध्यान रखना। संज्ञाओं में त्वय, पा, पन प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं तो वो शब्द प्राय हमारे पुल्लिंग हो जाते हैं। कुछ पदों के नाम, कुछ पदों के जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, टीचर आदि, ये सारे शब्द लिख लेना। अगर यहाँ नहीं लिखे तो लिख लेना इन्हें। ये जो पद हैं ये पुल्लिंग होते हैं। और यदि कभी इन पदों पर बैठे व्यक्ति का लिंग निर्धारण करना पड़े और वहां पर स्त्री हो तो हम महिला शब्द का प्रयोग करके उसे बनाएंगे, ठीक है। तो कभी अगर ऐसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का लिंग क्या है तो सदैव क्या लगाना है, पुल्लिंग। कभी उभयलिंग मत लगाना, क्योंकि आप हिंदी भाषा में उभयलिंग नहीं पढ़ते हो और हिंदी भाषा में उभयलिंग नहीं होता। सभी नदियों, हिंदी तिथियों, लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे इसमें हमने जो अपवाद था वो हमने जान लिया था कि ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु, उनके नाम को पुल्लिंग में रखा गया है। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 8 से। पॉइंट नंबर 8 हमारा कह रहा है, पॉइंट नंबर 8, प्राय आकारांत, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। प्राय का मतलब वही 90% है, इसमें अपवाद भी हो सकता है। तो जैसे शब्द दिया है रमा, सीता, गीता, दीपा, ललिता, जैसे देखिए गली, नाली, जाली, सवारी, ये सारे शब्द हमारे क्या हो गए, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 कहता है यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई ये प्रत्यय अगर लगे हो तो उससे बनने वाला जो शब्द है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न भी आया था, इसलिए इस पर स्टार डाल दो, 2 बार प्रश्न आ चुका है। और प्रश्न कुछ बिल्कुल अलग तरीके से, ऐसा कि अगर छात्र ने ये पॉइंट नहीं पढ़ा होगा तो उसका आंसर नहीं दे पाएगा, उसे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से था कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है, किस शब्द में आहट प्रत्यय लगाएं कि वो स्त्रीलिंग हो जाए, और इस तरह से दिया था। तो हर शब्द में आहट शब्द तो नहीं लग सकता, उसमें आंसर था मुस्कुराना शब्द था। तो मुस्कुराना में जब हम लगाते हैं आहट तो मुस्कुराहट हो जाता है, तो वो भी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इस तरह से वो कैसे भी बदल के आपसे पूछ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको याद रखना है। जैसे हमारा मनुष्यता, अब मनुष्य शब्द क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन उसमें ता लगा दिया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। पशुता, कविता, गुरुता, प्यास, मिठास, घबराहट, चिल्लाहट। अब जैसे घबरा, वो कहते हैं कि वह घबरा गया, तो घबरा गया। अब यहाँ पे घबरा जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग हो गया, लेकिन घबराहट क्या हो गई, स्त्रीलिंग, ठीक है। इस तरह से आप इन्हें समझेंगे। अब ये तो कुछ पॉइंट थे। अब उसके बाद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से।
पहला पॉइंट आता है, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जाता। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जिस दिन क्लास शुरू करी थी हमने लिंग में, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे 100 शब्द हैं और इन 100 शब्द में अगर हम ये देखें कि 50 स्त्रीलिंग और 50 पुल्लिंग हैं, तो इनमें से भी 25 शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो केवल और केवल स्त्रीलिंग होते हैं, और 25 शब्द ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग बन सकता है, और इनमें भी 25 शब्द ऐसे होते हैं जिनका स्त्रीलिंग बन सकता है, और 25 शब्द कुछ ऐसे होते हैं जो केवल और केवल क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता। तो इस तरह से अब आप ऐसे ही पढ़ेंगे अपने दिमाग में इनको रखते हुए कि कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनका स्त्रीलिंग नहीं होगा, या कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनका कोई पुल्लिंग नहीं होगा। तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बार बार आए हैं उनमें वो आए हैं कि जो केवल और केवल स्त्रीलिंग में होते हैं और उनका कोई पुल्लिंग नहीं होता। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है, तो इसमें लिखिए, उदाहरण लिखिए, जैसे कौन कौन से शब्द हमारे हैं जो अभी तक की परीक्षा में आए हैं। जैसे शब्द है सुहागिन, सुहागिन शब्द है, इसका कोई पुल्लिंग नहीं होता है, ठीक है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आया कि सुहागिन शब्द का सुहागिन शब्द क्या होता है, ऐसे देके ऑप्शन में दिया था कि केवल स्त्रीलिंग होता है, केवल पुल्लिंग होता है, या इसका पुल्लिंग सुहाग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अक्सर हमारे छात्र जो है वो सुहागिन से क्या लगा देते हैं, सुहाग। अब आपको कैसे पता करना है कि सुहाग इसका पुल्लिंग नहीं है। सुहागिन शब्द का क्या अर्थ होता है, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, शादीशुदा हो से नहीं, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं सुहागिन। और सुहाग का क्या अर्थ होता है, सुहाग पति का पर्यायवाची होता है, सुहाग का मतलब होता है पति। तो कैसे ऐसा हो जाएगा, उसका विलोम कैसे हो जाएगा, विलोम तो वो होगा ना कि वह पति जिसकी पत्नी जीवित हो, यही होना चाहिए विलोम। अब उसके लिए एक शब्द क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है, क्या बोलते हैं, सधवा, मतलब पुरुष के लिए हम बात कर रहे हैं, वह पुरुष जिसकी पत्नी जीवित हो, उसके लिए क्या बोलोगे, सुहागिना। कोई शब्द ही नहीं है, अगर शब्द होता तो वो सुहागिन का क्या होता, पुल्लिंग कहलाता, ठीक है। तो ऐसा कोई शब्द रखा ही नहीं, क्योंकि पुरुषों की शादी होती रही, अगर एक पत्नी मर गई तो दूसरी शादी हो गई। ये चलन तो स्त्रियों के साथ ही था ना, कि अगर मान लो 8 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, अभी तक गोना भी नहीं हुआ है, अगर पति उसके ससुराल में ही मर गया और वो एक बार भी गई नहीं, तो वो विधवा मान ली गई, अब उसकी शादी दोबारा नहीं हो सकती, भले ही हो चाहे कैसे भी हो जाए। सती प्रथा और ये सारी चीज आप इतिहास में पढ़ते होंगे इस कुरीति को। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में वो शब्द आया ही नहीं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि हर पुरुष की शादी होती रहती थी, वो कभी ऐसी स्थिति में था ही नहीं कि वो बिना पत्नी के हो, लेकिन औरत के साथ था, कभी वो सधवा है, कभी वो विधवा है, कभी वो सुहागिन है, कभी वो कुंवारी है, तो उसके लिए शब्द रखे गए हैं, ठीक है। तो जैसे कुंवारी का विलोम अगर हम देखें या उसका पुल्लिंग देखें तो कुंवारा हो जाएगा, ऐसे समझ गए। दूसरा शब्द देखो, एक शब्द आता है धायमा, इसका पुल्लिंग नहीं होता है। शब्द है संतान, ये हमेशा स्त्रीलिंग होता है, इसका पुल्लिंग नहीं होता। जैसे शब्द है औलाद, जैसे शब्द है पुलिस, जैसे शब्द है सरकार, जैसे शब्द है नर्स, जैसे शब्द है फौज, आदि आदि, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, बताती हूँ। लिखो लिखो पहले, बताती हूँ। शब्द है जैसे संतति,
देखो, धाय माँ होता है वो माँ जिसने बच्चे को जन्म न दिया हो लेकिन उसका पालन पोषण अपने बच्चे के जैसा किया हो। तो आप कहेंगे अच्छा सौतेली माँ, नहीं, सौतेली माँ और धाय माँ में अंतर है। सौतेली माँ उस बच्चे पर अत्याचार करती है, लेकिन जो धाय माँ है वो उस बच्चे को अपने बच्चे के जैसे प्यार करती है, इसलिए उसको धाय माँ कहा गया है। तो अगर हम देखें तो अगर हम इतिहास में देखें तो दो धाय माँ का नाम बहुत ज्यादा ऊपर आता है। एक माता यशोदा, जिन्होंने कृष्ण को जन्म नहीं दिया लेकिन कैसे प्यार किया था, अपने बेटे की तरह। और दूसरा आता है पन्ना, सुना है आपने पन्ना का, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को ही बलि चढ़ा दिया था, अपने उस पुत्र जो गोद लिया हुआ था, ठीक है, राजा के पुत्र को बचाने के लिए। तो उन्हें ये कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम कभी कभी ऐसा तो पिता भी हो सकता है जो उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही प्यार करे। तो ध्यान रखना, उस पिता को भी कभी धाय पिता का दर्जा नहीं दिया जाता, उसे भी नाम दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है? धाय माँ। यही कहा जाता है कि ये तुम्हारी धाय माँ है, ठीक है, इसलिए इसका कोई पुल्लिंग नहीं है। संतान शब्द चाहे किसी भी व्यक्ति के चारों पांचों बेटे ही क्यों ना हो, जब वो संतान शब्द लेगा, नाम लेगा, तो वो हमेशा स्त्रीलिंग में होगा। जैसे मान लो आपने कभी कभी देखा होगा कि मम्मी गुस्सा हो जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, अरे मैं तो मेरी संतान से परेशान हूँ, चाहे बेटे ही हैं। और उसी तरह से औलाद, कि मेरी औलाद, मेरा औलाद कभी नहीं सुना होगा, है ना, स्त्रीलिंग में आता है। शब्द है संतति। संतति शब्द का मतलब क्या होता है? संतति शब्द ऐसा शब्द है कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, यानी किसी पुरुष के बारे में एक शब्द में उसकी सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसकी संपत्ति, उसके बच्चे, इन सबको जब एक शब्द में जानना चाहते हैं तो वो होता है संतति। यानी ऐसे कह दे और बताइए अपनी संतति के बारे में, तो मतलब आप उसके हर चीज की बारे में बात कर रहे हैं, उसके व्यापार, उसकी संतान, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, सब कुछ के बारे में एक शब्द, ठीक है, उसको संतति कहते हैं। तो और ये पुरुष के लिए ही आता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है। तो ऐसा नहीं कि स्त्री के लिए नहीं पूछ सकते किसी स्त्री से कि तुम बताओ अपनी संतति, तो वो अभी ऐसा नहीं है, पुरुष के लिए ही आता है। बात समझ में आ गई? जैसे नर्स होती है तो नर्स हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है। अगर कोई पुरुष नर्स का काम करता है तो उसको भी नर्स ही कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि रोगियों को देखभाल करने के लिए नर्स हमेशा लड़कियां ही होती हैं। अगर कोई पुरुष, हालांकि इतने उदार पुरुष मिलते नहीं हैं, पर फिर भी अगर मान लो कि 100 में से 10 अगर मिल जाते हैं तो उन्हें भी नर्स ही कह के पुकारा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द, अब जैसे पुलिस है, सरकार है, अब इन सब के बारे में तो और भी आगे बताऊंगी, बट इतना समझ लो कि इनका कोई पुल्लिंग नहीं होता। नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 हमारा कहता है कि कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द में अगर हम देखें, गरुड़ हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग। बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, गैंडा, चीता, मच्छर, खटमल, कोआ, बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया, तोता, जुगनू। और स्त्रीलिंग में कुछ शब्द हैं जैसे दीमक, चील, जू, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चींटी आदि। अब ये शब्द जो स्त्रीलिंग में रखे वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं और जो पुल्लिंग में रखे वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था कि चींटी का पुल्लिंग क्या होगा? ऑप्शन आपको दिया हुआ था चीटा, चैंटा, मादा, नर चींटी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, नोट लिखिए पहले, उसके बाद आप बताइएगा प्रश्न। लिखिए, ऊपर लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग, ये जो नोट लिखा हुआ है ना आपका, यहां पे लिखना है। ऊपर लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग। और जो छात्र जिनके पास अभी किताब नहीं है तो वो इन शब्दों को लिखकर, एक एक दो नाम लिखकर तब लिख सकते हैं इसको, ठीक है। स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग बनाते समय
नर तथा मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। ऊपर लिखे शब्दों का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग बनाते समय नर तथा मादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे नर कोयल, मादा कोयल। जैसे नर कोयल, मादा कोयल। नर चींटी, मादा चींटी। मान लो जैसे वाक्य दिया है, शब्द आपका आता है प्रश्न में कि कोयल, कोयल का विलोम बताइए, तो क्या होगा? एक बात ध्यान रखो, कोयल का जब विलोम पूछा जाएगा ना, तो आपको याद रखना है विलोम का मतलब उससे, उसके गुणों से संबंधित है। तो कोयल का विलोम, अब ऑप्शन दिया हुआ है तो पहले क्या हो जाएगा? कोआ। लेकिन अगर कोयल का आपसे पूछा जाए का इसका पुल्लिंग क्या है, तो जब पुल्लिंग पूछा जाएगा तो क्या होगा? नर कोयल। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कि आप कभी ये बोल दें कि मान लो ऐसे पूछा गया कि कोयल का पुल्लिंग बताना है, तो आप बता दें कोआ। अभी तक तो यही जानते थे ना। और तोता का विलोम, अरे तोती तोता का विलोम पूछा है मैंने। अब तोता का विलोम अगर हम अपने उन पे आए तो मैना दिया जाता है, लेकिन अगर हम लिंग के आधार पर देखेंगे तो क्या होगा? मादा तोता। और अगर ये पूछा जाए कि तोता का पुल्लिंग बताना है, सॉरी स्त्रीलिंग बताना है, तो क्या होगा? मादा तोता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आपके बहुत सारे शब्द हैं। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि मगरमच्छ का पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग बताना है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग ऑप्शन दिया हुआ था मगरमच्छी, मगरमच्छनी, मादा मगरमच्छ या इनमें से कोई नहीं। तो मादा मगरमच्छ। अब अगर मान लो जैसे चींटी शब्द आपके होता है, चींटी होता है, आप हमेशा कहते हैं कि इसका पुल्लिंग क्या है? चीटा या चेटा, जैसे भी बोलते रहते हैं। कभी आपने दिमाग में ये नहीं सोचा कि इतनी छोटी सी होती है उसको आप कहते हैं चींटी, और एक इतना बड़ा सा होता है मोटा सा, उसको बोलते हैं चीटा या चेटा, जो भी बोलते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसा अब तक आपने कोई जोड़ा देखा है जिसमें मादा इतनी छोटी सी हो और उसका नर इतना बड़ा हो? वो उसके मुंह में समा जाएगी, एक बार उठा के उसने खा लिया तो वो गिटक जाएगा। हाँ, इतना बड़ा। तो इतना नर मादा का जोड़ा कभी हो सकता है? नहीं। ये प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है चींटी की, ये अलग प्रजाति है चींटी की। जिस प्रकार से आप देखते हैं, आपने जो टाइगर है उसके बारे में सुना होगा कि ये बिल्ली की प्रजाति के हैं ना, शेर या टाइगर या बाघ जो दिखाते हैं, तो ये बिल्ली की प्रजाति के माने गए हैं। अब बिल्ली के जैसे ही दिखते हैं, अगर इनके बच्चों को देखें और बिल्ली के बच्चों को देखें तो आप कोई अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि ये है क्या। तो और उनको आपने अंग्रेजी में बिग कैट के नाम से सुना होगा, जब कभी डिस्कवरी आप देखें और उसके बारे में कोई जानकारी, तो बिग कैट बोलते हैं वो। तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक प्रजाति है। तो एक तरफ आप बिल्ली बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप टाइगर, शेर, बाघ, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही चींटी की प्रजाति होती है, उड़ने वाली चींटी, लाल चींटी, काली चींटी, ठीक है, और वो मोटी होती हैं, थोड़ी मोटी मोटी, कोई अलग अलग होती है। देखिए उड़ने वाली चींटी, हाँ, वो बरसात के मौसम में आ जाती है ना। तो खैर, ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपके बाद ये ध्यान रखना कि चींटी का पुल्लिंग चीटा नहीं होता, तो क्या होता है? नर चींटी। ठीक है, मच्छर का भी मच्छरनी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना।
अच्छा ये बताइए, आपने अपनी परीक्षा में ये पढ़ा होगा कि जो डेंगू होता है या मलेरिया होता है, मलेरिया के बारे में किस मच्छर के काटने से होता है? तो आप मादा एनाफ्लीज क्यों लगाते हैं? हाँ, मादा मच्छर, क्योंकि मादा मच्छर काटती है इसलिए, तो नर से नहीं फैलता। पर और एक बात और भी जान लो कि जो खून चूसता है ना मनुष्य का, वो मादा ही होती है मच्छर में। नर जो है, नर मच्छर, वो पेड़ पौधों से ही अपना पेट भरता है। तो ये ध्यान रखना कि खून चूसने वाली मादा ही है ना? तो डरना चाहिए मादा से। खैर, हम मनुष्य है, और मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जिसने अपनी बुद्धि बल से हर एक प्राणी को अपना गुलाम बना लिया है। तो वो उसने ये काम अपनी जाति में भी किया, उस जाति में भी आप देखेंगे। जैसे अभी हम लिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, एक पॉइंट आता है कि अगर आपको ये पहचानना है कि जो स्त्रीलिंग शब्द हैं वो किस में आते हैं, तो आप देखेंगे, हम बात करेंगे प्राय, ठीक है, समझ लेना। प्राय शब्द जो आता है, प्राय शब्द का मतलब हो गया 90%, हम बात कर रहे हैं, 10% इसमें अपवाद हो सकता है। तो प्राय आप देखेंगे, आप ऐसा वॉच करना, जिस शब्द के पीछे ताकत आपको दिखेगी वो शब्द अक्सर आपको स्त्रीलिंग मिलेगा। जैसे सरकार, भले ही सरकार में कोई स्त्री ना हो, एक भी, सारे पुरुष ही हैं, लेकिन जो सरकार शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे न्यायपालिका, ताकत है उसके अंदर। जैसे कार्यपालिका, जैसे मंत्री परिषद, जैसे हम देखते हैं फौज, जैसे सेना, जैसे पुलिस। तो ताकत है जिसके अंदर, वो स्त्रीलिंग शब्द आते हैं अक्सर। अब एक बात ध्यान रखना, जो शक्ति शब्द है, शक्ति शब्द के अंदर ये स्त्री है, यानी स्त्रीलिंग में आ रहा है। हम मनुष्य ने क्या किया, बस दिमाग लगा के कर दिया। अगर आप देखेंगे पूरी प्राणियों में जितनी भी प्रजाति हैं, सब में जो मादा प्राणी है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। आपको इतना डर बैल से नहीं लगता जितना डर गाय से लगेगा अगर आपने उसके बच्चे को छेड़ दिया तो। आप एक बार छेड़ के देखना, जो गाय आपको बहुत सीधी लगती हो ना, कि कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल गाय है, आखिर उसको गाय क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये सींग उठाएगी फिर छोड़ेगी नहीं, वैसे सीधी है चुपचाप जब तक कुछ नहीं बोल रही। तो ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी किसी स्त्री के बारे में, ये तो गाय, सींग वाली गाय है, मतलब सीधी है कहने में, देखने में, पर सीधी है नहीं। तो ऐसे आपको अगर लगता हो कि कोई गाय बहुत सीधी है, तो बस उसको दिखाते हुए एक बार उसके बछड़े को 2-3 थप्पड़ मार देना, उसको दिखाते हुए कि देख तेरे बच्चे को मार रहा है। उसके बाद आप कहीं भी चले जाना, उसे जब मौका मिलेगा, जब वो खुली हुई होगी और आप अगर दिख गए, तो फिर वो बदला लेगी। ये आता है। अब जैसे मान लो आप देखें, अगर डॉग में देखें, तो डॉग में जो फीमेल डॉग होती है उससे डर लगता है। अगर नागिन में देखें तो नागिन से डर लगता है, ठीक है। और ऐसे ही आपके मच्छर, तो मादा मच्छर ही कांड करती है, चाहे डेंगू फैलाए या मलेरिया, ठीक है। हाँ, आदमी और औरत में कौन लड़ाई करता है? ये तो जग जाहिर है, इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो आपको पता ही है। कहते हैं, एक जोक भी आता है कि अगर हम पोस्ट पे देखें कि छोटे से चलें, सिपाही किससे डरता है? दरोगा से डरता है। दरोगा किससे डरता है? वो अपने सीनियर से या आईपीएस से। मैं बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं लूँगी, आईपीएस से डरता है। आईपीएस किससे डरता है? वो किसी नेता से या विधायक से या प्रधानमंत्री से डरता है। प्रधानमंत्री की पावर कहाँ कम हो जाती है? राष्ट्रपति के आगे। राष्ट्रपति किससे डरता है? राष्ट्रपति डरता है अपनी पत्नी से। और पत्नी किससे डरती है? कॉकरोच से। तो इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन हुआ? कॉकरोच। मैंने ऐसे जोक पढ़ा था, कॉकरोच से शुरू होता है, साइकिल है, डर का साम्राज्य है। तो ऐसे ही है, बस बात समझ लो। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि मैं किसी महिला के सपोर्ट में होके बोल रही हूँ।
आपके जीवन के लिए काम आएगा। और ये एक तो कहते हैं कि अगर महिला खुश है तो आपकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, और अगर महिला दुखी है तो आपकी ज़िंदगी में दर्द उससे ज़्यादा कोई और दे नहीं सकता, है ना। तो इसलिए जीवन में आप कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन स्त्री कैसे खुश रहेगी ये जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत लंबी लाइफ अपनी जीनी है और उसको चैन सुकून से। तो महिलाएं जो एक महिलाओं के अंदर में जो एक भाव होता है, तो वो भाव ये होता है कि वो ये चाहती है कि मुझे हर बात में पूछा जाए। आप चाहे करो अपने मन की, ऑप्शन दे दो क्या कहती हो जी, ये करना है करना है। तो उसके बाद अरे देखो, मैं एक बात कह रही हूँ, जब कभी आपको किसी बात से आनंद आता है तो आनंद लिया करिए, शोर मत मचाया करिए, फ्लो टूट जाता है, ठीक है। तो अब देखो, जो मैं बताना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि स्त्रियां कमज़ोर जैसे हमने बनाया गया है। सच बात तो ये है, ये सच्चाई है, इसमें अब कोई ऐसे मान नहीं, सीरियस बात पे हम आते हैं। ये सच्चाई है कि जो मादा है, मादा हमेशा से स्ट्रॉन्ग होती है। अब वो स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये उसे कुदरत ने बनाया है। कुदरत ने क्यों बनाया है? क्योंकि मादा के पास एक जिम्मेदारी होती है सृष्टि सृजन की, या तो आप जानते ही हो। तो जब जिसके पास सृष्टि सृजन की ताकत है तो उसको तो ताकतवर बनाया ही जाएगा। लेकिन मनुष्य ने अपने ईगो को सामने रखते हुए स्त्रियों को कमज़ोर बना दिया है, जिसे हम अबला कहते हैं। सच बात तो ये है कि स्त्री कभी अबला नहीं होती, स्त्री हमेशा सबला होती है। आप अगर प्रकृति के एक नियम को जाने, मुझे नहीं पता आप में से कितने छात्र जानते हैं, जैसे कभी आप देखेंगे कि किसी महिला का अगर पेट में बच्चा है और वो पैदा होने से पहले ही अगर नष्ट हो जाए, तो आप ये समझ लेना कि उसके पेट में मेल ही था, यानी लड़का ही था। क्योंकि स्त्री का अबॉर्शन कभी अपने आप नहीं होता। जो अगर कन्या होगी गर्भ में तो उसका अबॉर्ट कभी नहीं होता है। ये डॉक्टर भी कहते हैं, ये मानते हैं, चाहे आप कितनी दवाइयाँ और ये सब भी ले लें, अगर एक जब उसमें लिंग निर्धारण हो चुका है उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं होता, प्राकृतिक रूप से कभी नहीं होता है। क्यों? उसे शक्ति वहीं से मिली। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें अगर फीमेल बच्चा पैदा हुआ तो उसकी अगर हम आसपास देखें तो कोई, फिर अब वर्तमान समय में तो भाव बदल गए हैं, क्योंकि पुरुषों ने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है, उन्होंने ही उसका विरोध करके आगे बढ़ाया है। अगर हम अपने गांव देहात की तरफ जाएं तो हमें आज भी पता चलता है कि स्त्रियां जब होती हैं, लड़की अगर पैदा हुई है तो कोई उसकी देखभाल नहीं होती, वो ऐसे ही पलती है, बड़ी होती है। और लड़कों के लिए पता नहीं क्या क्या, नज़र उतारना और ये करना, बहुत ध्यान के, इतनी जल्दी जुकाम हो गया, इतनी जल्दी। और लड़कियों को तो ऐसे फ्री छोड़ दें, हो जाए मर जाए, बीमार होकर मर जाएगी, किस्सा कटेगा, है ना। लेकिन अब वो आप लोग गांव से आते हो तो आपको ये बात पता होगा। तो आप ये सोचने वाली बात है, जब 10 साल या 8 साल या 5 साल का बच्चा हो जाता है, दोनों मेल और फीमेल, तो हमारे घर वाले जो हैं ऐसे हमारी परवरिश करते हैं कि अगर लड़के को चोट लग गई और वो रोने लगा तो उसको क्या कहा जाता है? तू लड़की है जो रो रहा है। तो अब सबसे पहला दिमाग में ये जाता है हमारे जो बच्चा होगा कि इसका मतलब लड़का नहीं रोता है, लड़की रोती है। एक तो पहले उसको यहाँ से उसका बचपन खराब कर देते हैं, मतलब पूरी जवानी या पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं कि लड़का रो नहीं सकता। भाई लड़का क्यों नहीं रो सकता? आप लोगों ने ये भी सर्वे सुना होगा कि जो हार्ट अटैक होता है वो पुरुषों में ही होता है, कभी महिलाओं में नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि महिला के अंदर कभी भी दर्द आता है वो रो लेती है और रो के उसको निकाल देती है, लेकिन पुरुष अपनी आंखों में आंसू ला नहीं सकता, वो सारा दर्द जो है वो झेलता है। अब जब हमारे अंदर इमोशंस आते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन्स निकलते हैं, और हार्मोन्स जब निकलेंगे तो सीधा सीधा वो कहाँ जाते हैं? हमारे हार्ट में, क्योंकि हार्ट ही जो रक्त है वो सारी ध्वनियों में फैलाता है, जितनी हमारी ध्वनियाँ हैं। तो वो सारा हार्मोन्स एकदम से किस पे आता है? हार्ट पे, और हार्ट कमज़ोर होता है। लेकिन स्त्रियां क्या करती हैं? उस हार्मोन्स को आंसू बना के निकाल देती हैं, तो मजबूत हो जाती हैं। तो ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा लगे आपको कि कभी दर्द है तो रो लेना चाहिए। ये जो सिखाया गया है ना कि पुरुष नहीं रोते, ये नहीं होते, ये बकवास वाली चीज़ है।
फिर जब वो लड़की छोटी से बड़ी होती है, लड़कियों को सिखाया जाता है कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि तुम लड़की हो, तुम्हें दुपट्टा रखना है सर पे। भाई दुपट्टा रखने वाली चीज़ जो होती है कि सर ढक के रखना है, ये लड़की को ही क्यों सिखाया जाता है, लड़के को क्यों नहीं? क्योंकि उसे अब ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम कमज़ोर हो, और लड़के को ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम स्ट्रांग हो। ये और इस तरह से कि लड़का अगर पति पत्नी को मार सकता है लेकिन पत्नी पति को नहीं मार सकती। ये सारी चीजें दी क्योंकि पता है जिस दिन पत्नी ने मारना शुरू कर दिया तो सत्ता ही पलट जाएगी। तो ये धीरे धीरे जो एक हमारे समाज ने नियम बना दिए, इन सारे नियमों से फिर ये डिसाइड कर दिया कि स्त्री इतनी अबला है कि पहले पुरुष उसको उसकी देखभाल करेगा, फिर भाई उसकी देखभाल करेगा, फिर पति उसकी देखभाल करेगा, और फिर उसके बाद पुत्र देखभाल करेगा। और ये हमारे समाज ने एक ऐसा ढांचा बना दिया कि उसे इन चारों रिश्तों में बंध के रहना पड़ेगा। अगर और जो स्त्री इन चारों रिश्तों में बंध के नहीं रहती है तो उसको समाज अलग न जाने क्या क्या कहता है, वो आप जानते हो। मेरा मुद्दा ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना। मेरा मुद्दा कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में, आप जैसे विद्यार्थी हो आप, तो इस बात को समझ लो कि हम कोई बड़े और छोटे या ताकतवर या कमज़ोर नहीं हैं। लाइफ में एक बात याद रखना, स्त्री और पुरुष ये दो शब्द हैं, आपने इनके पर्यायवाची पढ़े होंगे। एक पर्यायवाची शब्द होता है अर्धांग और अर्धांगिनी, पढ़ा है? क्या मतलब होता है अर्धांग का? अर्धांग का मतलब होता है आधा अंग, आधा हिस्सा। तो याद रखना, इस सृष्टि का जो एक पूर्ण संपूर्ण है, तो उस संपूर्ण के 50% ये हैं और 50% ये हैं। और जब 50% की बात होती है तो बराबरी की बात होती है, ठीक है? ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है। याद रखना, जीवन में अकेली स्त्री भी कुछ नहीं कर सकती और इस जीवन में अकेला पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे के आधार हैं, दोनों एक दूसरे का सहारा है। हाँ, ऐसे समझ सकते हो कि मान लो स्त्री को जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें घर पे रह के घर पे व्यवस्था करनी है, घर को संभालना है। पुरुष को जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें बाहर से कमा के लाना है, तुम्हें चीज़ों को जुटाना है। अब मान लो कि घर में अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई महिला भी अगर कमा रही है या जॉब कर रही है, तो इस पुरुष को फिर ये समझ जाना चाहिए कि अब घर के कामों में मेरी भागीदारी भी उतनी ही हो जाती है जितनी कि स्त्री की है। तो ये कभी मत सोचना कि ये काम स्त्री का है या पुरुष का है, हमको सिखाया जाता है वैसा। तो वो ट्रेनिंग उसलिए दी गई थी जब आधा हिस्सा पत्नी को संभालना, आधा हिस्सा पुरुष को संभालना। लेकिन आजकल क्या हो गया, महिलाएं भी जॉब पे आ रही हैं, शायद हमारी नीड भी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी अपने दिमाग में ये मत सोचना कि खाना बनाना या कपड़े धोना या झाड़ू पोछा करना, घर को संभालना, राशन लाना, ये सिर्फ लड़की का काम है, मेरा काम नहीं है। तो संभालना है। वैसे आजकल जो छात्र बाहर पढ़ते हैं शहर देहात में, तो मैंने देखा है कि बहुत ऐसे पुरुष हैं जो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और सहयोग देते हैं। तो ये मत, गांव वाली प्रथा पे मत चलना। आप लोग जिस समय रह रहे हो, सीखने का मौका है। याद रखना, जिंदगी में पत्नी आएगी, चुपके से कान में बता देना मुझे खाना बनाना आता है। देखना फिर क्या वो आपको कहती है, अरे वाह, संडे में एक दिन खाना बना के खिला दोगे ना, तो पूरे 6 दिन आपको जाने कितनी कितनी अच्छी चीजें खिलाएंगी। खैर चलो, वापस आते हैं हम अपने। क्या जी? तो बना दो, क्या दिक्कत है? बात सही है बेटा, अब आगे पहले पढ़ लो, उसके बाद बताऊंगी। चलो देखो, बात ये जो आपने प्रश्न किया है ना, इस प्रश्न में ही आपका मेल ईगो जो है वो टकरा रहा है। प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाली कुछ संज्ञाएं। जब अगर वो ये कहे ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप उससे कह देना एक काम करो मैडम, कल से आप कमाने के लिए जाओ, मैं खुद सारा काम संभाल लेता हूं। क्या दिक्कत है? क्या आराम से, है ना? चलो आगे देखते हैं। प्राणियों के समूह को व्यक्त करने वाली कुछ संज्ञाएं। अब देखना, कुछ शब्द ऐसे, मैंने वही कहा था ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं केवल, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे शब्द आ गया परिवार, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे हमारे कुछ शब्द जो पुल्लिंग हैं, जैसे परिवार, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह, झुंड, समुदाय, समूह, मंडल आदि।
इसमें जैसे हम देखें स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय। अब कुछ शब्द हमारे स्त्रीलिंग हैं, जैसे सभा, जनता, सरकार, प्रजा, समिति। इसमें हम एक शब्द देखें जैसे पाठशाला। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शब्द दिया है शब्द के पीछे जो अर्थ है वो उसका भाव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाला हो, उस शब्द का भाव देखना है। तो जैसे विद्यालय, विश्वविद्यालय ये हमारे पुल्लिंग हो गए, तो पाठशाला स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, अलग अलग रखना है हमको। तो अगर कोई आपसे कहे कि सभा का पुल्लिंग क्या होगा, तो सभा का कोई पुल्लिंग नहीं होता। सभा अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी तरह से अगर कोई पूछे कि परिवार का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो परिवार का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। परिवार अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई कि कुछ जहां पर स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर जब यूज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे परिवार, परिवार में पुरुष भी हो गए, स्त्री भी हो गई, तो उसको हमने किस में रखा है, पुल्लिंग में रखा है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि मैम यही तो चीज सरकार में भी हो सकती है, कि सरकार के अंदर अगर देखें कि सरकार में स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो फिर इसको पुल्लिंग में क्यों नहीं रखा। तो वो मैंने आपको जो पॉइंट बताया है शक्ति वाला, उसके साथ वो पॉइंट लगता है कि जिसके अंदर शक्ति है उसको स्त्रीलिंग शब्द माना गया है। अब जब हम लोग व्याकरण बना रहे थे संस्कृत से हिंदी का, तो उसमें कुछ शब्द जो हमने लिए संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा के अंदर, तो कुछ शब्द संस्कृत में या तो पुल्लिंग थे या उभयलिंग में थे या स्त्रीलिंग में थे, और जब वो हिंदी में आए तो उनका लिंग परिवर्तित हुआ। तो आपकी परीक्षा में यहाँ पर कुछ प्रश्न आ जाते हैं, ये पूछा जा सकता है कि संस्कृत का ये शब्द जो ये था, हिंदी में इसका लिंग क्या है। ठीक है, तो जैसे महिमा शब्द है, संस्कृत में ये क्या था, पुल्लिंग हुआ करता था। आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग हुआ करता था। देह पुल्लिंग हुआ करता था। तो अब हिंदी भाषा में ये तीनों ही क्या हो गए, स्त्रीलिंग में आ गए। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आत्मा जो पुल्लिंग था संस्कृत भाषा में, हिंदी में कौन सा लिंग है। ठीक है, बात करें हम देवता, संस्कृत में स्त्रीलिंग माना जाता था लेकिन हिंदी में उसे पुल्लिंग माना गया है। ठीक है, विजय संस्कृत में पुल्लिंग होता है और हिंदी में स्त्रीलिंग। मृत्यु संस्कृत में क्या होता है, पुल्लिंग, और हिंदी में स्त्रीलिंग। किरण, समाधि, राशि संस्कृत में तीनों पुल्लिंग माने गए हैं और हिंदी में स्त्रीलिंग हो गए हैं। वस्तु और आयु ये दोनों शब्द उभयलिंग माने गए हैं संस्कृत में और हिंदी में क्या हो गए हैं, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर आपको हिंदी में मतलब अगर लिंग भी पहचान करने, अब ये कैसे हुआ था, वहाँ से हमने हिंदी के अंदर दो ही लिंग रखे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो उभयलिंग के होंगे जो संस्कृत के और हिंदी में आने थे, और बहुत सारे शब्द ऐसे थे कि संस्कृत में तो अलग आधार दिया हुआ है उनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग का। तो जब हिंदी में हमने इनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटा तो इनका एक आधार लिया गया। एक आधार तो ये जो मैंने बताया कि जिस शब्द के पीछे शक्ति का बोध होगा उस शब्द को हम किस में रखेंगे, स्त्री में रखेंगे। दूसरा आधार लिया कि जिस शब्द के पीछे यानी उसके अर्थ के पीछे शब्द के, अगर वो शब्द कोमलता का अनुभव करता है, सुंदरता का अनुभव कराता है, पतला होना या चिकना होना या मुलायम होना, सुकून देने वाला हमें बोध कराता है, तो उन शब्दों को किस में रखा गया, स्त्रीलिंग में। और जिस शब्द से हमें मोटा होना उसका या खुरदरा होना या जैसे बेकार सा या कहते हैं ना कि ऐसा कष्ट पहुंचाने वाला, इस तरह की उसकी प्रकृति रही तो उसको पुल्लिंग में रखा गया। जैसे मान लो हम यहाँ देखें शब्द आता है हमारा जीवन। जीवन शब्द को पुल्लिंग में माना गया है। पूरी उम्र भर कष्ट देता है, ठीक है, पुल्लिंग हो गया। अब मृत्यु को स्त्रीलिंग माना गया है हिंदी में। इसके बाद सुकून मिल जाता है,
सारे कष्टों से निवारण, ठीक है। तो मृत्यु को क्या माना गया है, स्त्रीलिंग। इसी तरह से शब्दों की आप पहचान कर सकते हैं, जैसे मान लो दिन शब्द है, उसको पुल्लिंग में लिखा गया है, तो दिन शब्द क्या होता है, दिन भर भाग दौड़, एकदम कष्ट लगा रहता है, यहाँ से वहाँ सारी चीजें, तो ये क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग हो गया। और रात सुकून पहुंचाने वाली होती है, शांति लगती है, हाँ आप कुछ रिलैक्स मिलेगा, तो रात स्त्रीलिंग में रख दी गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्राय पुल्लिंग शब्द में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा आता है कि प्रत्ययों की मदद से हम लिंग चेंज करते हैं, तो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आनी प्रत्यय है, तो सेठ पुल्लिंग शब्द से हम आनी लगाकर सेठानी बना देते हैं। गुरु पुल्लिंग शब्द में आनी बनाकर क्या बनाते, गुरुआनी। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था कि गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। शब्द दिया था गुरुआनी, शब्द दिया था गुरु माता, ठीक है। तो बहुत सारे छात्रों ने गुरु माता लगाया और फिर इसका आंसर आया गुरुआनी। फिर प्रश्न आया कि तो जो गुरु माता है वो गुरुआनी नहीं है, तो सबसे पहले ऐसे समझना कि गुरु माता हम कहते हैं गुरु की पत्नी को, ठीक है, उन्हें हम गुरु माता बोलते हैं। लेकिन गुरुआनी वो शब्द है, वह स्त्री जो शिक्षा देती है। गुरु हो गया वह पुरुष जो शिक्षा देता है, और इसका जो स्त्रीलिंग बना रहे हैं गुरुआनी में, तो वह स्त्री जो शिक्षा देती है। तो गुरु माता और गुरुआनी में ये अंतर है, ठीक है। गुरु माता हो जाएगी गुरु की पत्नी। ये परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना, रिपीट भी हो सकता है। ई प्रत्यय लगाकर, जैसे पुत्र में पुत्री, दादा से दादी, ये आ जाएगा। याद रखना आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है, यहाँ से कैसा प्रश्न बनता है अभी देखेंगे। आ प्रत्यय लगाकर सुत से सुता, चंचल से चंचला, ठीक है। इसी तरह से जैसे अनुज में अनुजा कर देते हैं। इन प्रत्यय लगाकर सुनार से सुनारिन, धोबी से धोबिन। आइन प्रत्यय लगाकर ठाकुर से ठाकुराइन। इका प्रत्यय लगाकर लेखक से लेखिका। वती प्रत्यय लगाकर बलवान में बलवती। यानी अब एक चीज और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर बलवान दिया है, तो ये वान भी क्या है, एक प्रत्यय है। बल शब्द में वान प्रत्यय लगाकर क्या बनाया, जिसके अंदर बल हो वह पुरुष, और इसमें वान हटाकर वती लगा दिया, तो बलवती बन गया, जिसके अंदर बल हो वह स्त्री, ठीक है। मति प्रत्यय, तो बुद्धिमान, बुद्धिमती। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि बुद्धिमान शब्द में हमारा कौन सा प्रत्यय है, तो पहचान लेंगे ना, मान। अब जब आप जैसे बुद्धिमान में मति लगा रहे हैं, तो ये नहीं कि बुद्धिमान के बाद मति लगाते हैं, उस प्रत्यय को हटाकर ही प्रत्यय लगाया जाता है, समझ गए। इससे भी प्रश्न आए ऐसे। इया प्रत्यय लगाकर बंदर से बंदरिया। नी प्रत्यय लगाकर मोर से मोरनी, शेर से शेरनी। तो कुछ प्राणियों के शब्द ऐसे भी होते हैं जो प्रत्यय लगाकर उनका स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। पॉइंट नंबर 6, अरबी, फारसी, उर्दू के अन्य शब्दों में कुछ पुल्लिंग तथा कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्द दिए हैं जैसे हिसाब, कबाब, जनाब, मकान, इंसान आदि। स्त्रीलिंग में कुछ शब्द दिए हैं जैसे दुकान, सरकार, दीवार, दवा, हवा आदि। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके पास न केवल लिंग शब्द पहचानना है, आपके पास यहाँ दूसरा शब्द और मिलता है कि हिंदी शब्द कौन सा है और उर्दू शब्द कौन सा है। आपकी परीक्षा में आते हैं ये, तो अरबी फारसी के शब्द आते हैं। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि हवा किस भाषा का शब्द है, तो आप पहचान लेंगे ना कि उर्दू भाषा का शब्द है हवा। और अगर पूछ लें कोई तो हिंदी का शब्द क्या होगा हवा के लिए, वायु, ठीक है। तो अभी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं उर्दू के जो आप अपनी दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको इस बात का आभास तक नहीं है कि ये उर्दू शब्द है। आपको कैसा लगता है, हिंदी ही लगता है ना। तो ये शब्द देखना। इसके बाद फिर आगे दिया है अरबी, फारसी, उर्दू के त अंत वाली संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। तो जैसे दिया है स्त्रीलिंग में मोहब्बत, शोहरत, इज्जत, जिल्लत, किल्लत आदि। तो ये त लगा हुआ है, तो आप ये इससे पहचान कर सकते हैं। तो स्त्रीलिंग के बारे में तो पता ही चला, साथ ही साथ ये पता चला कि ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे क्या हैं,
उर्दू भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी शब्दों में कुछ शब्द पुल्लिंग तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो पुल्लिंग शब्द दिया है और स्त्रीलिंग शब्द दिया है, तो इसमें आप ये पहचान कर सकते हैं कि ये अंग्रेजी शब्द है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे दिया है कुछ सब्जियों, खाने पीने के सामानों, किरानों की चीजें, बर्तनों, वस्त्रों के नाम पुल्लिंग तथा कुछ के सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट अलग से दी है, जैसे अदरक दिया हुआ है तो अदरक शब्द जो है वो पुल्लिंग में आता है। तो ऐसे ही इनको एक बार आपको पढ़ना है सारे शब्दों को। स्त्रीलिंग में जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, एक बार पढ़ लोगे तो ऐसे तो आपको आता ही है, एक बार और इसे पढ़ लोगे तो याद रहेगा कौन सा शब्द है। शरीर के अंगों के कुछ नाम स्त्रीलिंग तो कुछ पुल्लिंग होते हैं, शरीर के अंगों के। अब जैसे कई बार हमारे छात्र पूछते हैं कि दाढ़ी, मूछ स्त्रीलिंग में आता है, तो ऐसे पूछते हैं मैम ये तो पुरुष के होती हैं, तो ये स्त्रीलिंग क्यों है? तो पुरुष के होती हैं, तो अब ये कोई लॉजिक नहीं है। अब अगर लॉजिक देखें तो हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति पुरुष है यह स्त्री ही निर्धारित करती है। अब दाढ़ी है तो पुरुष हो गया, मूछ है तो पुरुष हो गया, है ना, दाढ़ी मूछ पुरुष के ही तो होते हैं ना, तो ये भी कह सकते हैं आप। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शब्द अगर वो शरीर का अंग पुरुष का है तो वो स्त्रीलिंग नहीं हो सकता, ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आभूषणों के कुछ नाम पुल्लिंग तथा कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद लास्ट में दिया है कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग जो आपकी परीक्षा में अभी तक पूछे गए, जिसमें कंफ्यूजन रहता है हमारे छात्रों को बहुत ज्यादा। जैसे शब्द है अध्यापक का पूछा गया अध्यापिका, महोदय से महोदया बनता है, शिक्षक से शिक्षिका, अभिनेता से अभिनेत्री, गुरु से गुरुवानी, नेता से नेत्री, ऋषि शब्द का ऋषिका। ये आपका बहुत करंट प्रश्न है, लास्ट ही आपके एक साल पहले ही आपकी परीक्षा में आया है, तो इन्हें याद करिएगा। अब आप में से बहुत सारे छात्रों का ये प्रश्न होगा कि मैम इतने सारे नियम पढ़ लिए तो लिंग यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की कोई ट्रिक नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न है किसी का? तो मुझे ये बताओ, आप लोग क्या नियम पढ़ रहे हो अभी तक? ट्रिक ही तो पढ़ रहे हो। मैंने कहा हिंदी तिथियों के नाम, तो ये क्या है? ट्रिक है। दिनों के नाम, ये ट्रिक है। ग्रह नक्षत्रों के नाम, ये ट्रिक ही तो है। तो समझ गए? तो ये मत सोचना ये इतनी सारी ट्रिक है इसमें। अगर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए बैठें तो पूरा शब्द को हमें लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे जो कुछ शब्द दिए गए हमारी परीक्षा में जो पूछा जाता है उससे दिए गए। अब कल का जो पेपर हुआ था आपका, उसमें भी ऐसा ही आया था शब्द देकर, उसमें विवाह शब्द ऑप्शन में दिया हुआ था, वो पुल्लिंग के लिए पूछा गया था। 3 शब्द स्त्रीलिंग थे और चौथा शब्द था विवाह, जो आंसर होना चाहिए था। तो आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे कहेगा इनमें से आपको स्त्रीलिंग छांटना है या इनमें से पुल्लिंग। तो ऐसे शब्दों को छांटने का तरीका क्या होता है? देखो आपस में बात मत करो, मेरी बात सुनो। जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ये इस समय इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न कैसे करना है। आपको लग रहा होगा कि मैम वैसे ही बोल रही हैं। मैंने ये आपको कहा कि जैसे मान लो आपकी परीक्षा में आता है और ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इनमें अगर शब्द लिखे हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द छांटो या इनमें से पुल्लिंग शब्द छांटो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का जो आसान तरीका है वो ये है कि जो हमने सबसे पहले जो नियम समझा था ना, पहला पॉइंट समझा था कि सर्वनाम की मदद से, क्रिया की मदद से या विशेषण की मदद से। तो जैसे विवाह शब्द आया कल था, तो हम कह सकते हैं कि विवाह हुई कि विवाह हुआ। तो विवाह हुआ तो उसने हुआ लिया है, इसका मतलब विवाह जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। तो इस तरह से हम शब्दों को देखते हैं और हम आसानी से पहचान लेंगे उसमें। प्रश्न किस प्रकार से आपकी परीक्षा में आते रहे हैं वो आप यहाँ पे एक बार देखो।
पहला शब्द संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग। शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ABC बताना है आपको, यानी बी, ख। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से मगरमच्छ का स्त्रीलिंग चयन करना है। सी, ग हो जाएगा, मादा मगरमच्छ। देवर का स्त्रीलिंग बताना है। देवरी, देवरिन, देवराइन या दीपक। देखो ध्यान रखना, एक ऑनलाइन में छात्र ने ये पूछा था कि जो देवरानी है क्या ये नहीं होगा? तो ध्यान रखिए, देवराइन या देवरानी दोनों में से कोई सा भी होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न है यहाँ पे देवरानी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ क्या है? देवराइन है, यानी आइन प्रत्यय लगाकर बनाया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोनों ही शब्दों से हम पुकार सकते हैं, देवराइन या देवरानी। ठीक है, हाँ जी, दोनों नहीं आएंगे क्योंकि एग्जामिनर को भी तो पता है ना कि दोनों ही शब्दों से पुकारा जाता है। अब ये सब आपने अलग अलग है, और अगर मान लो कभी ऐसी स्थिति हो कि आ जाए तो आपको देवराइन लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अब देवरानी और देवराइन ये तो बोलचाल के आधार पर बना लिया गया है, लेकिन हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में वो प्रत्यय लगाकर बनाया जा रहा है। तो जो प्रत्यय लगाकर बनाया जा रहा है आप उसको ही सही मानेंगे, क्योंकि देवरानी में प्रत्यय क्या लगा है? अरे वाह, आनी को नहीं है, वो तो प्रत्यय होंगे, लेकिन ये बताओ ये देव प्लस रानी है, यानी देवर की रानी, देवरानी। तो वो ये नहीं है कि यहाँ पे आप कहेंगे ये आनी लगा हुआ है प्रत्यय, नहीं, ये वो नहीं है, ये उसको बनाया गया है, ये शब्द है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं, अगर हिंदी के शब्दकोश से पूछा जाए तो हिंदी शब्दकोश देवरानी शब्द को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बोलचाल का शब्द है और ये उस नियम से नहीं बन रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, ये बना है जैसे हमने रानी शब्द जो लगाते हैं उस आधार पर। अब एक बात बताइए आप लोग, जैसे आप घर पे रहेंगे, मैंने आपको ये समझा दिया कि चींटी का विलोम या कहें चींटी का पुल्लिंग क्या होता है? नर चींटी होती है। पुल्लिंग पूछ रही हूँ ना, नर चींटी। लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप में से कोई छात्र आम बोलचाल में नर चींटी का प्रयोग नहीं करेगा। जब भी बोलेगा देख चीटा जा रहा है वहां पर, यही कहेगा, या उसका उल्टा कि चीटी है, अभी इसका पुल्लिंग क्या है? तो चीटा ही। हाँ, आपने याद जरूर कर लिया परीक्षा के लिए। तो ये क्यों? क्योंकि आपकी ये बोलचाल में आ गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा, तो आप में से अधिकांश अभी भी छात्र कहेंगे कि बिलौटा या बिल्ला। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया कि बिल्ली का नर बिल्ली होगा। बिलौटा या बिल्ला नाम का कोई शब्द शब्दकोश में नहीं है, लेकिन ये आपकी बोलचाल में इतना है कि आप किसी से भी पूछो, आम जन समाज सारा ही यही कहेगा कि बिलौटा या बिल्ला, यही बोलेगा। हाँ, जिस प्रकार से मास्टर का मास्टरनी और टीचर का टीचरनी ये जो बनाया गया, और वकील का वकीलनी आम बोलचाल में ऐसे ही बना है। ठीक है, तो आप इनको सही नहीं कह सकते, ये बने हैं। ठीक है, आगे शब्द बताओ, ध्यान दो। प्रश्न है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सियार, सूचीपत्र या परिषद? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि परिषद क्या है? स्त्रीलिंग में आता है। परिषद होता है कि होती है? सूची पत्र होता है कि होती है? होता है। सियार होता है कि होती है? और सहारा होता है, सहारा लेता है कि लेती है? अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो लेता और लेती दोनों आते हैं, तो वो किस पे आएंगे? कर्ता के अनुसार।
क्योंकि जो सहारा लेने वाला है ये उसको निर्धारित कर रहा है। अब हम कहेंगे सहारा होता है कि सहारा होती है, तो सहारा होता है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? प्रतिपदा, वस्तु, हिमालय और पाठशाला। हिमालय। ठीक है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मुल्क, सरकार, प्रशासन, कबीला। अब आप ऐसे इसमें मान लो अगर सर्वनाम लगा के देखना चाहें तो मेरी मुल्क कि मेरा मुल्क, मेरा मुल्क, तो मुल्क ने मेरा शब्द लिया मतलब पुल्लिंग। मेरा प्रशासन या मेरी प्रशासन, मेरा, तो प्रशासन क्या हो गया? पुल्लिंग। मेरी सरकार कि मेरा सरकार, मेरी सरकार, तो इसका मतलब सरकार क्या है? स्त्रीलिंग। और कबीला, मेरा कबीला कि मेरी कबीला, मेरा कबीला। तो बात समझ में आ गई ना आपको? पहचान लेंगे तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द बताइए। देह, अक्ल, आचरण या अदालत। अदालत होती है कि होता है? ताकत है उसमें, ध्यान रखना, तो होती है। आचरण, ठीक है, आचरण होता है, तो पुल्लिंग हो जाएगा शब्द। लेख का स्त्रीलिंग लेखिका। ठीक है। लेख में हम क्या लगा रहे हैं? इका। लेखक में इका नहीं लगा रहे, लेख में लगा रहे हैं इका। ठीक है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा। तो पुल्लिंग कपट हो जाएगा। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुराइन, ठाकुरानी या ठाकुराइन या ठकुराइन या ठकुरानी। यहाँ पे भी आ गया ठाकुरानी। ठीक है। बहुत सारे बोलते हैं ठाकुरानी बोल देते हैं, तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ठाकुराइन। और आप देखेंगे कहीं कहीं पर ठाकुराइन भी होता है। ठीक है, आ भी लगा होता है, तो ठाकुराइन और ठकुराइन दोनों ही शब्द माने जाते हैं। चीटी का पुल्लिंग शब्द चयन करना है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग नेता। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? अब देखो शब्द, अब प्रश्न की प्रकृति को समझो। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। अब आप ऐसे देखेंगे तो सुंदर शब्द का कोई स्त्रीलिंग नहीं होगा, सुंदर अपने आप में पुल्लिंग होता है। लेकिन आप ये खोजेंगे कि क्या सुंदर शब्द में कोई भी प्रत्यय लगाकर कोई शब्द बनाया जा सकता है? तो सुंदरता, हम ता प्रत्यय लगाते हैं तो सुंदरता होती है, ना कि सुंदरता होता है, जबकि सुंदर होता है। ठीक है, तो अब ये सुंदरता हमारा शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। स्थापना, स्वदेश, अध्याय, अपराध। स्थापना। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, मर्यादा, टोली, पुलिंदा। पुलिंदा कहते हैं ना, वहां पर तो इन चीजों का पुलिंदा बना हुआ है, तो पुलिंदा हो जाएगा पुल्लिंग। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं? वार, मार, धार, हार। हार आपको पता है दोनों में होता है। हार होती है तो मतलब उसका अर्थ हो गया पराजय, और हार होता है मतलब गले का हार। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। संतान, आक्रमण, शक्कर, सब्जी। आक्रमण। शक्कर होता है कि शक्कर होती है? गुड़ होता है, शक्कर होती है। ठीक है, अगर आप गलत प्रयोग करते हो तो अब से सीख लो। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ए बी सी डी। सी कवयित्री। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। औलाद, चाकू, बाजू, नाक। चाकू। निम्नलिखित शब्दों में से प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। प्रियतमा। निम्न शब्दों में से एक शब्द बहुवचन पुल्लिंग है। घोड़ा, लकड़ा, लड़का, वस्तु और कान। कान। कान
पुल्लिंग है अपने आप में और बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में तो हम कल समझेंगे, कल की जो हमारी क्लास होगी। आज हम इतना ही करेंगे। छोटी ई की मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना। नहीं सॉरी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, छोटी ई की नहीं। मती लिखा हुआ है, ये ना आपके शब्दकोश में ना दोनों आए हुए हैं। जब प्रत्यय वाली बात आती है तो छोटी ई की मात्रा होती है। बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती हो जाएगा। हाँ,